नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। आज ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आप लोग देखना और गेस करना कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो आप देख के बताइए आप लोग ऑप्शनों में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर कौन सा सही होगा दोस्तों? गेस करिए दोस्तों कौन सा होगा। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी, सुरकोटदा में। सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ? सुरकोटदा, जो कि कहाँ पड़ता है? सुरकोटदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आपका सुरकोटदा जो है गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और अगर हम बात करें कि लोथल एवं कालीबंगन से क्या मिला, लोथल और कालीबंगन से हमें क्या मिला? तो घोड़े की मूर्तियाँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि लोथल और कालीबंगन से हमें क्या मिला? तो घोड़े की मूर्तियाँ। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि घोड़े की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आप कह सकते हैं लोथल एवं कालीबंगन से घोड़ों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुरकोटदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? दोस्तों गेस करिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो आपका उत्तर इसमें सही होगा दोस्तों। वेदों के गद्य प्रकरण को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण को बोलते हैं। और इससे संबंधित अगर पूछे, अब यहाँ वेद की बात आई है तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। तो अगर देखते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? अगर कहा पूछा जाए तो ऐतरेय व कौशिकी हैं। इसी प्रकार से अगर आपका पूछा जाए कि यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन से हैं? तो आपका यजुर्वेद के शतपथ या तैत्तिरीय हो जाएगा। इसी प्रकार से सामवेद के कौन से हैं? पंचविंश है। व अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद का आपका गोपद हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए इनको भी बताना। वेद की बात आई तो हम ये भी बताना उचित समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों इसमें बोध गया। बोध गया में बौद्ध पवित्र स्थित स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन? बोध गया में, निरंजना नदी पर बोध गया स्थित है। तो चलिए इससे समझ और कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। निरंजना नदी बोध गया में है, जबकि गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ प्राप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा बोध गया से। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि यहीं पे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? गौतम बुद्ध। और 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया था। किसको? बोध गया को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों क्या सही होगा? गेस करिए। आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों उपासका पिटक। ये जो त्रिपिटक यानी थ्री होल्ड बास्केट में नहीं आता है, बाकी अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक ये सब थ्री होल्ड बास्केट में आते हैं। इनको त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। कौन से? अभिधम पिटक को, सुत पिटक को और विनय पिटक को थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है और उपासका पिटक नहीं है। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, उपासका पिटक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे?
तो गेस करिए उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीवक। जीवक जो है प्रसिद्ध चिकित्सक था जो राजा बिंबिसार के दरबार में रहता था। भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक कौन थे, आप कह सकते हैं जीवक। और बिंबिसार मगध का राजा था। अब बिंबिसार कौन था, तो आप कह सकते हो बिंबिसार आपका मगध का राजा था और अजातशत्रु इसका पुत्र था, जो कि बहुत ही फेमस राजा हुआ। कौन सा, अजातशत्रु। ये पूछा जाता है कि अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं बिंबिसार, जो कि अजातशत्रु के पिता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, तो गेस करिए दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसका उद्गम कहाँ है, पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम कर्नाटक के चिक्काबल्ला एक स्थान है। चिक्काबल्ला पूरा जिला, एक जिला है, चन्ना पहाड़ी से होता है। कर्नाटक में चन्ना पहाड़ी से होता है क्या, इसका उद्गम। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कोयना नदी। कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको, कोयना नदी को। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं, या महाराष्ट्र के सतारा जिले से निकलती है। कोयना नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के सतारा जिले से। सतारा जिले से निकलती है कौन, कोयना नदी। आप सतारा जिले के महाबलेश्वर से, आप ये भी कह सकते हैं महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, गेस करिए। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से, एक तो आपकी नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी आपकी सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। और अमरकंटक से निकलती है कौन कौन से, आपको दो ही नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। यह गंगा की सहायक नदी है। कौन, ये सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। गंगा से पटना में मिलती है। ये गंगा से कहाँ पे मिलती है, पटना में मिलती है। सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कृष्णा नदी जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कृष्णा। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे आप कह सकते हो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी, ये सब जो हैं। और कृष्णा नदी जबकि पूर्व में दिशा में बहने वाली नदी है। कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कृष्णा। चलिए आगे। भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है, संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा भारतीय संविधान को माना है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो दोस्तों आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि देखिए कुछ इससे फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जाता है। तो ये कुछ और अतिरिक्त फैक्ट रहे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, तो गेस करिए। आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों
एम एन राय जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना करके हम इस सेट में यहीं तक रखेंगे। बाकी पर डे के रूप में इसी तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।